बता रही थी कि जो एफआईआर रजिस्टर होती है, तो मेरी केस की आपको बात बता देती हूँ। एक केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर करना था। अब ऐसे था कि वन ऑफ द पार्टी, अब जैसे अक्यूज के पास अगर कुछ ऐसा कुछ एविडेंटरी प्रूफ है, तो हमारे कोर्ट के अकॉर्डिंग भी या हमारे लॉज के अकॉर्डिंग भी उसको क्या करना है, पुलिस स्टेशन में जाना है, उसके अपने सारे जो भी एविडेंसेस प्रूफ है, तो 169 की रिपोर्ट मिल जाती है। अगर आप इनोसेंट है तो खत्म हो जाती है वहां पे चीज, है ना। तो ऐसे करते ना, मेरे केस में ऐसे हुआ था कि सामने वाला जो पर्सन है उसने कुछ मिसमैनेजमेंट किया था, और पुलिस ने उसका एफआईआर जो है वो रजिस्टर करने के लिए नहीं किया, स्टेटमेंट दिया। तो हमने भी कहा कि हमारे पास भी एविडेंसेस है, और हम चले गए वहां पर बताने के लिए कि हम लोग इनोसेंट है, इनफैक्ट ये अक्यूज होना चाहिए। अब वो फर्स्ट गया था एफआईआर कराने के लिए, ठीक है। हमने भी एक एप्लीकेशन दी थी काउंटर ब्लास्ट करने के उसको लेकर कि हमारी भी एफआईआर रजिस्टर कीजिए, अगर इसकी एफआईआर रजिस्टर होती है तो हमारी एफआईआर भी रजिस्टर की जाए। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, जो पीएसआई था, वो पीएसआई ने बोलने लगा कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रजिस्टर एन एफआईआर, क्योंकि इस चीज को तो रिमोटली इम्पॉसिबल है। अगर हमने ये कर दिया तो हमें ऊपर जवाब देना पड़ेगा, जैसे उनका कहना होता है हमेशा हमेशा की तरफ। तो ऐसे करते उन्होंने क्या किया ना, एक लीगल एडवाइस लिया था इन्होंने। तो वो लीगल एडवाइस जो ली जाती है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से ली जाती है, ऊपर ऑफिसर्स इंचार्ज जो होते हैं ना, जैसे कमिश्नर हो गया या एसीपी हो गया, उनसे जाकर ये लोग क्या करते हैं ना, एक ओपिनियन लेते हैं, उस ओपिनियन को रजिस्टर में लिखा जाता है, और वो रजिस्टर आपको नहीं दिखाया जाता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, ठीक है। दैट रजिस्टर इज नॉट शोन टू यू, कि जैसे ओपिनियन लेने के बाद में, पर जैसे हम लोगों का पता है ना कि हम आफ्टर ऑल लॉयर्स है, तो हमको पता ही चल सुपरिटेंडेंट जाता है कि ऑफिस में एग्जैक्टली एक हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता ना, उससे किस में, वो कोई मैं समझी नहीं ऐसी कलंदर ऐसी साहब। ऐसे बातों में हाँ हाँ। ऐसे बातों में हम्म। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, हाँ। उनसे लेते हैं ओपिनियन, क्योंकि ही द लीगल नहीं अथॉरिटी। नहीं 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 नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो होता है, दैट इज अनदर लेवल ऑफ, आप जो मेरे को बोल रहे हैं। ऑफिस में पब्लिक सुपरिटेंडेंट पब्लिक ऑफिस में प्रोसिक्यूटर का तो लेना देना लेटर ऑन होता है। आप जो बोल रहे हो ना ओपिनियन लेना, तो ये इनका लीगल एक टीम रहता है, इनके ओके पास एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एडवाइस नहीं लेते हैं। जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम है दैट इज अप टू द लेवल इन द कोर्ट, वहां पे जाके उनको काम करना होता है, उनका यहाँ पे काम कुछ नहीं है। जी नथिंग न्यू, नथिंग न्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ से क्या होता है ना, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, फाइल जो है हमारी लीगल डिपार्टमेंट में जाती है, लीगल डिपार्टमेंट से एक रजिस्टर होता है, वो मेंटेन होके आता है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ में वो लिखा जाता है कि इसके अंदर एफआईआर होनी चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, तो आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब क्या हुआ, उसकी भी एफआईआर नहीं ली गई, मेरी भी एफआईआर नहीं ली गई। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, 156(3) के अंदर जाने के लिए। आज दिन तक इट इज बीन आई थिंक मोर देन 5 years, मोर देन 5 years, मैं बोलूंगी आपको कि दैट एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड एंड स्टिल 156(3) ऑर्डर इज नॉट पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट। अभी वो क्या है क्या नहीं है, दैट इज अ लेटर फैक्टर। ओके, हम्म, चलो ना, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा टेररिज्म एक्ट को लेकर जो टॉपिक चल रहा था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो कल आप मुझसे कह रहे थे ना कि मैम इसको क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर ये नहीं पढ़ा ना आपने, तो आप ये समझ लेना कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आगे चल के। जस्ट अ सेकेंड ना, चलो आगे अगर हम देखेंगे, इसके अंदर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड की बात आप सामने देख सक रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी है आपके सामने। शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है ना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए, क्योंकि टेररिस्ट एक्ट जो है वो हमारा यूएपीए जिसको हम कह रहे हैं 1967 से आया, फिर हम लोग उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 फ्रीडम ऑफ राइट्स को इन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया अंडर यूएपीए। जो मैं आप लोगों से कल कह रही थी ना कि यूएपीए के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो हमारी बात चल रही थी, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट तो देख ही सक रहे हो अपने स्क्रीन के अंदर, तो होल ऑफ इंडिया आप लोगों को पता है। फिर मैंने कल आपसे एक बात और भी कही थी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पर जो जर्नलिज्म होते हैं वो जो ज्यादा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तो रही नहीं है, इट इज ऑल्सो इंडिविजुअल्स कवर्ड इनटू दिस। तो सिर्फ इसमें जो मैं है मेन टॉपिक लेके आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, नॉट होल ऑफ द एक्ट। ओके, इसके अंदर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइटल इंपॉर्टेंट है, और टेररिज्म एक्ट की जो प्रॉपर टेररिस्ट एक्ट है
वो एक इंपॉर्टेंट है हमारा लेने के लिए। तीसरी बात जो है 43 जो है, सेक्शन नंबर 43, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो। काफी है, इतना समझ लिया आपने, जंग जीत ली इन पीएनएस इन द टेररिज्म एक्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आज जो हम लोग टेररिज्म एक्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, बाइकॉटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। तो टेकिंग ऑल दी न्यू पोल्स हियर, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक नाउ हियर। Every person shall be liable for the punishment under this act for every act or omission contrary to the provisions of which he is guilty in India. अब यहाँ पर सिर्फ इंडिया बोला गया है, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या बोला गया है, फॉरेन कंट्री को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया, जो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, which is punishable under the act shall be dealt with according to the provision of this act in the same manner as if such act has been committed in India. तो यहाँ पर तो कोई भी बख्शने नहीं वाला है, किसी को भी बख्शना नहीं जाएगा। मैडम ये एक सवाल है, whether the act if it is connected to India or not, फॉरेन में जो होता है, even foreign also here, whether connected to India or not, that is beyond. बियॉन्ड इंडिया, वो एक्टिविटी हमारे देश को कनेक्ट होना चाहिए ना, हमारे देश को कनेक्ट होना चाहिए। आप टेररिस्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखेंगे सिर्फ हमारे देश को कनेक्ट ही नहीं होगा, वो देशद्रोह को लेकर आपके ऊपर सेडिशन सेक्शन है। अच्छा, अब वो सेडिशन सेक्शन है आप लोगों के पास, वो विद्रोह, वो देशद्रोह, उसको लेकर आपको ऑलरेडी एक नया सेक्शन बना के दिया है। इसके अंदर आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर सकते, यू आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट फॉरेन कंट्री। यानी कि अगर आपकी कुछ करेंसी की कुछ ऐसी हुई है, या फिर आपका कुछ लेना देना हुआ है, कुछ एक्सचेंज हुआ है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज, उसको भी इन्होंने इसमें लेके आया है। दैट you'll come to know when you come to the terrorist act के ऊपर। I'm bringing you, मैं लेके आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। Now the provision of this act will apply also to the citizens of India outside India. Now यहाँ पर क्लियर है, this is talking also about outside India, इंडिया के बाहर की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद persons in service of the government where they may be, and जो कि persons गवर्नमेंट सर्विस में है, पर्सन ऑन शिप, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, क्योंकि जो ये चीजें होती है ना, ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये शिप के अंदर होती है, ऑलमोस्ट ये सब जो चीजें होती है। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? नो नो, करेक्ट है, नहीं ना? नहीं। नम्रता, प्लीज चेक योर दिस नेटवर्क डियर। ओके, नाउ दिस डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा मैं इसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है। In this act, unless the context otherwise, association means a combination of a body of individuals. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि association का मतलब इन्होंने यही बता दिया कि combination, जिसे हम individual भी बोलेंगे, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक नया डेफिनेशन फॉर्म कर लिया है, ठीक है, जिसमें गैंग आ गया, वो भी मैं आपके आगे बताती हूँ। तो सेसेशन ऑन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आप इंडिया से जो आप ये बोलते हैं ना, सेसेशन का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, व्हाट इज सेसेशन। सेसेशन क्या होता है, व्हाट इज सेसेशन? हाँ चलो बताओ राजेश, व्हाट इज अ सेसेशन? निकाल देना। क्या निकाल देना? अलग करना। किस चीज को अलग करना? नहीं, हमारे नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इंडिया से, हाँ लैंड को, मैम, हाँ विघटन करना। मैम, हिंदी इज विघटन करना मीन्स कि आप कुछ पोर्शन को इधर से हटा के कहते अलग हो जाएगा। हाँ, जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, सेसेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ। includes the admission of the claim of any foreign country to any such part। यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड क्या किया है, कुछ ऐसा क्लेम, ये पैसा भी हो सकता है, any claim it is talking about, it's not only money, it's not only about currency, it is talking about public also here। claim की बात की जा रही है, admission of the claim of the foreign country to any such part,
वो भी इंक्लूड किया है इन्होंने इसके अंदर। ठीक है, नाउ कोर्ट तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जूना पढ़ रहे हैं इसीलिए इसके अंदर सीआरपीसी है, क्योंकि इट इज द ओल्ड वन, न्यू वन भी आपके पास ला रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई है। ओके, नाउ कोर्ट मींस अ क्रिमिनल कोर्ट हैविंग अ जुरिसडिक्शन अंडर द कोर्ट टू ट्राई एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट and includes a special court constituted under section 11 under section 21 of National Investigation Agency Act 2008। समझ के लो ये बात। अब इन्होंने कोर्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट नहीं बोला है। क्रिमिनल कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन है, आपको पता है ना, जब टाडा के लेके आते हैं, अक्यूज जब लेके आते हैं तो कितना सिक्योरिटी होता है, आपने देखा होगा। There's lot of security and that court is also a special court। ठीक है, वो कोर्ट जो है ना वो एक स्पेशल कोर्ट है जिसके अंदर क्या है, इसको आप सेक्शन 11 में देखेंगे, और एज वेल सेक्शन नंबर 21 जो आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, ये जो जहां पर एक कल्प्रिट को लेके जाया जाता है और उसके बाद में वॉट एवर इज द पनिशमेंट हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ पनिशमेंट्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। Now, which officer they are talking about? Central government not below the rank of joint secretary to that government or such officer of the state government not below the rank of secretary to that government as the case may be specified by the central government or the state government by notification। जैसे अब एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है हमारा, है ना, इन द ऑफिशियल गैजेट, उसके अकॉर्डिंग ये सब काम होगा। यानी कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो यहाँ पर है, जो ऑफिसर की बात की जा रही है, इसके अंदर क्लास ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स जो होते हैं, वहां पर इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि जो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट होगा, वही इस चीज के अंदर उसको अथॉरिटी होगी टू फर्दर वॉट एवर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट and the central government by a notification in the official gazette will let us know if there is a change in the form of an officer। okay okay, very simple। कौन सा ऑफिसर है क्या? नाउ इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिसकी हम कल बात कर रहे थे, मुझसे किसने तो क्वेश्चन पूछा था, कौन थी वो, आई थिंक नम्रता ओनली। नम्रता, यू हैड वन क्वेश्चन कि आप केजरीवाल को इस केस में कैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के। ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंक्लूड्स फाइनेंशियल, मॉनेटरी and official stability, security of means of production and distribution of food, security livelihood, security energy, security ecological and environmental security। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर देखो क्या क्या आ गया है। ठीक है, फाइनेंशियल आपको पता है क्या है, मॉनिटरी जिसके अंदर गेन्स होते हैं, फाइनेंशियल गेन्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑफिशियल स्टेबिलिटी का मतलब ही ये है। प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आप लोगों की ऐसी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है जिसके अंदर फूड आ गया, लाइवलीहुड हो गया, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, ये सब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर इन्होंने बता दिया। ठीक है, नाउ ऑर्डर मीन्स अ प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, implementation of security council resolution order 2007 as may be amended from time to time। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रिवेंशन लेना है, ऐसा कुछ सप्रेशन है उस टेररिज्म एक्ट के अंदर, तो वो इंप्लीमेंट करके हमको बताएंगे कि सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल रिजोल्यूशन निकालेंगे उसके ऊपर, जो ऑर्डर 2007 का, अगर उसको टाइम टू टाइम अमेंड करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने पर्सन, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन को इन्होंने EAEB जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम एन अमेंडमेंट। okay, this EAEBEC this is coming from an amendment। ठीक है, नाउ यहां पर इन्होंने पर्सन को इंक्लूड कर दिया, इंडिविजुअल, कंपनी और अ फर्म। पहले तो यही होता था ना, पहले तो यही होता था ना, इट्स वाज नॉट व्हाट यू कॉल दैट, कि पहले तो सिर्फ ऐसे था कि ऑर्गेनाइजेशन को ही पकड़ना है, ऑर्गेनाइजेशन को ही होल्ड करना है, इंडिविजुअल को छोड़ देना है। तो दिस इज कमिंग विद एन अमेंडमेंट। जो पर्सन है, इन्होंने सिर्फ पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला, इन्होंने इंडिविजुअल भी बोला, इसने बंदा भी बोला, इसने कंपनी भी बोली और इसने फर्म भी बोली। तो इस फर्म में प्रोप्राइटरशिप भी आ गई, है ना, इसके अंदर पार्टनरशिप भी आ गई जो कंपनीज फॉर्म होती है। एनी पर्सन which is including under this comes under the criteria of EC of the definition। okay,
EC means yes. EC means EC is a definition का number ABCD. okay. Yes. Thank you. Okay. ना ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. अब ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अभी तो हम लोग 11th-12th में थे तो हमको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता ही, जहां पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. एवरी आर्टिफिशियल judicial person not falling within the presiding sub clauses and any agency, office, branch owned and controlled by any person falling within any of the presiding sub clauses. ये इन्होंने क्या बता दिया आप लोगों को पता है? ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ईसी डिस्कस किया ना, तो इन्होंने पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया कि जो आदमी है, जो औरत है, जो भी है, उसको हम इन कैटेगरीज में लेकर इसमें लेके आए. पहले ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बता दिया, फिर इसमें आर्टिफिशियल पर्सन जो कि ज्यूरिसडिक्शनल बोल दिया उन्होंने. ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन द सब क्लॉसेस, जिसको कंट्रोल किया जाता है प्रिसाइडिंग सब क्लॉसेस में. अब प्रिस्क्राइब जो आप लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा था वही ये प्रिस्क्राइब है. सेम प्रिस्क्राइब उसको लेके आके इसके अंदर पेस्टेड कर दिया गया है. ठीक है ना. टेररिज्म मीन्स क्या है? ये जूना टेररिज्म है, नया टेररिज्म मैं आगे लेके आ रही हूँ. ये जूना है, मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ. ठीक है. ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज जो कि डिराइव्ड की हो या ऑब्टेन की गई हो फ्रॉम कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट. ठीक है. कमीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू ऑल मीन बाय कमीशन? कौन सा कमीशन के बारे में यहाँ पे बोल रहा है? विच काइंड ऑफ कमीशन यू आर टॉकिंग अबाउट? करना डूइंग. yes. ठीक है. ऑफेंस करने की बात की जा रही है यहाँ पर. ठीक है. ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट हैव बीन अक्वायर्ड थ्रू फंड्स, पैसे की बात की जा रही है. देखो फिर से यहाँ पे आ गया. ट्रेसेबल टू अ टेररिस्ट एक्ट irrespective of the person in whose name such proceeds stands or the possession they are found. यानी कि जिस पर्सन के पास में वो प्रॉपर्टी जो है मिलती है, जिसे हम कुर्की कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना. इफ दैट प्रॉपर्टी इज फाउंड टू यू, यानी कि आपको पता है कि दैट प्रॉपर्टी इज यूज फॉर दिस पर्पस एंड आफ्टर ऑल ऑल्सो अगर आप वो प्रॉपर्टी को ये करते हैं तो देन ऑल्सो यू कम अंडर दिस एक्ट. ओके. Any property which is being used or intended to be used, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको यूज किया जाए नहीं या उसको यूज होने वाले है, or the terrorist act or for the purpose of any individual terrorist or a terrorist gang. अभी इन लोगों ने दो डेफिनेशन बनाए हैं, टेररिस्ट गैंग की अलग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अलग. इसको हम आगे देख रहे हैं. तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है. ये प्रॉपर्टी जो है अगर किसी ने यूज की है या यूज करने वाला है जिसका पर्पस टेररिस्ट एक्ट को लेकर है, और वो इंडिविजुअल जो है वो टेररिस्ट के गैंग में है या ऑर्गेनाइजेशन में है, वो टेररिज्म में आता है. दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ जी क्लॉज. ओके. अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है, for this purpose of this act it is hereby declared the expression proceeds terrorism includes any property intended to be used for terrorism. कोई भी प्रॉपर्टी जो टेररिज्म के लिए यूज होने वाली, that falls under this category. ओके ना. जो मैं आपको बोल रही थी ना, अब इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी का मतलब बता दिया. प्रॉपर्टी मीन्स एसेट. नाउ नम्रता प्लीज लिसन इफ यू आर देयर हियर. डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल. अब ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है बचपन से यहाँ, लेकिन फिर भी. टैंजिबल, इनटैंजिबल, लीगल डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स in any including but not included to electronic, digital evidencing title to or interest in such property asset by means of bank credits, travelers checks, bank checks, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit, cash, bank accounting, including fund, however acquired. हो सकता है मैं कुछ वर्ड मिस कर गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेरा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए शायद फ्लुक में हो सकता है. ठीक है. यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी का मतलब डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ द प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड टू द अर्थ,
उसको प्रॉपर्टी में लिया गया है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट अटैच टू द अर्थ, उसको प्रॉपर्टी में ले लिया गया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने सारी चीजों को, जैसे एसेट के अंदर इन्होंने बैंक चेक्स, मनी ऑर्डर, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ड्राफ्ट लेटर्स, क्रेडिट, कैश, बैंक अकाउंट, ये सब चीजों को ये कुर्की में लेके आए हैं जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी जो है इनमें से कुछ भी मिलती है तो यू ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस, दैट इज द डेफिनेशन H। ना शेड्यूल, हम लोगों ने, मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था कि फोर्थ शेड्यूल ऐसा शेड्यूल आया है कि जहां पर अगर आपने इसके अंदर ऐसा कोई एक्ट किया है तो आपका नाम जो है वो उसके अंदर हमेशा के लिए लग जाएगा। ठीक है, परमानेंटली आप वहां के ऐसे शेड्यूल में आपका नाम लग जाएगा जो कि फोर्थ शेड्यूल होगा। मैं आपको बताती हूँ फोर्थ शेड्यूल क्या है, डू नॉट वरी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि शेड्यूल मीन्स विच शेड्यूल ऑफ द एक्ट इट इज टॉकिंग अबाउट। देयर आर 4 शेड्यूल्स विच इज फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल तक हम सभी को पता है कि यूएपीए के अंदर थर्ड शेड्यूल तक है, बट लेटेस्टली इट्स वन मोर शेड्यूल अपडेटेड विच इज अ फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, बताती हूँ ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे थे, सिसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको भी लेकर इन्होंने अलग से एक डेफिनेशन फॉर्म किया है। यूनियन इंक्लूड असर्टेशन of any claim determine whether such part will remain the part of the territory of India। जैसे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात कही थी कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने कहा था हम तो जम्मू कश्मीर को इंडिया से आजाद करने निकले हैं, तो ये जो पार्ट है टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब तो जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट एक्सचेंज होल ऑफ इंडिया, उनको इंक्लूड कर दिया गया है। और बांग्लादेश, नागालैंड जो है वो तो आपको पता है कि हमारा क्या, जो सीआरपीसी में हम पढ़ के आए हैं, अब बीएनएसएस में उसको भी वो देख लेंगे। Okay, is that clear? Now, state government in relation to the union territory means the administration thereof. Okay, ये तो ठीक है। Terrorist Act, the meaning assigned to the section 15 expression terrorism, terrorist shall be construed accordingly। इसका मतलब क्या है कि जो इसका मीनिंग जो है, जो एक्सप्रेशन हमको बता रहा है टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट क्या है, उसको अकॉर्डिंगली आप टेररिस्ट एक्ट के अंदर देखेंगे, which I'm going to bring out। जो मैं आपसे कह रही थी कि इन्होंने एक टेररिस्ट गैंग की डेफिनेशन को अलग फॉर्म किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को इन्होंने अलग से बताया है। टेररिस्ट गैंग मीन्स कोई भी एसोसिएशन अदर देन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेदर सिस्टमैटिक और अदरवाइज विच इज कंसर्न विथ और इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्ट। ऐसा एसोसिएशन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जहां पर वो इन्वॉल्व है ऐसे किसी टेररिस्ट एक्ट के अंदर जो कि एक गैंग है। ठीक है, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। नाउ व्हाट इज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? मैडम, हाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती एक जगह होता ना, हाँ, वो उसमें जो इन्वॉल्व है वो टेररिस्ट गैंग है। हाँ यस, उसमें जो इन्वॉल्व है वो टेररिस्ट गैंग में है। ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं है मगर वो कराता है, कहीं के बैठता है, कहीं रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। करेक्ट करेक्ट, वो अब मैं आ रही हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मींस एन ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन द शेड्यूल। इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो शेड्यूल है इसको आप 100% पढ़िएगा, जो मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ ना, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑन द पार्ट ऑफ यूएपी। वरना हमारा यूएपीए जो है ना पढ़ के कोई भी मतलब नहीं। अब मैं आपको ये बता रही थी कि देखो यूएपीए के अंदर, सॉरी, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो देखो ये हमारा जो काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है हमारा, इसके अंदर इन्होंने ना जो अमेंडमेंट्स लेके आए थे, जो मैं आपको कह रही थी कि 16th अमेंडमेंट आया है हमारा, वो 16 अमेंडमेंट 3 फंडामेंटल राइट्स को लेके आया था, जिसमें उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई। कल आप लोग मुझसे ये बात कह रहे थे, मैम ये तो वायलेशन हो गया, ये तो वायलेशन हो गया, पर इन्होंने साफ साफ इसके अंदर बता दिया है। और ये यूएपीए का जो अमेंडमेंट आया था ना 1967 के अमेंडमेंट में 16th अमेंडमेंट आया था, तो हम लोगों को अभी भी इस बात का नॉलेज क्यों है, एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं है हमको इस बात का? क्योंकि हमने कभी यूएपीए पढ़ा ही नहीं। ठीक है, भले ही वो सीआरपीसी के अंदर था, लेकिन हमने उसको इतना ध्यान तो नहीं दिया, वो हमको थोड़ी समझना है।
ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो राइट टू असेंबल, जो हम लोग कहां पर भी असेंबल हो जाते हैं, या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो देखो यूएपीए के अंदर जो एंटी टेरर लेजिस्लेशन है, ठीक है, देखो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है ना, आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, ठीक है, तो ये काउंटर एजेंसीज होती है जो इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाती है, ठीक है, देयर आर काउंटर टेररिज्म एजेंसीज who are involved in this terrorism or terrorist organization. Am I clear? Yes. Sure. Shall I move forward? Yes. Now, tribunal means a tribunal consisted under section number 5. ये ट्राइब्यूनल के अंदर है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास क्या पावर्स है ये सुनने के लिए कि भाई जो एक्ट है। हाँ हाँ मैम, काउंटर टेररिज्म एजेंसीज क्या रहेंगी? बताती हूँ मैं आपको, आगे मैं आपको ये सब चीजें का ना क्लैरिफिकेशन देती हूँ, एक एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लियर करती हूँ, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या है ये भी आपको बता रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। ट्राइब्यूनल समझा क्या होता है? ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कोर्ट्स होते हैं उनके क्या जुरिडिक्शनल है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या पावर है सुनने के लिए, टाडा के अंदर इनको क्या करना है, जैसे हमने क्या कहा कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में इन लोगों को कीप योर हैंड अवे, you don't have to be more smart in this, you have to just give PC, that's it, instead of which if the anticipatory bail comes forward to you have to reject. This is the tribunal instructions and guidelines given to the district court. Please mute your now I was talking about unlawful activity, ठीक है ना। अनलॉफुल एक्टिविटी आफ्टर माय सो मच ऑफ कॉल, अनलॉफुल एक्टिविटी मींस व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब सिंपल बता दूं कि एक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस इज अनलॉफुल एक्टिविटी। दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर आता है इंटेंट टू ब्रिंग सेसेशन, यानी कि जो ये करने के लिए बैठे हैं ना कि अपने हमारे देश को या किसी पार्ट को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं तो नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, दिस स्पीच विल ब्रिंग यू बिफोर दिस अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटी में तीसरी बात है सोवरेनिटी की बात की गई है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सोवरेनिटी। दूसरी टेरिटोरियल की बात की गई है इसके अंदर। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी से पहले हमारे को पता है कि पहले कौन से एक्ट्स थे ना, विच एक्ट्स, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट था, उसके बाद में आर्म फोर्सेस कौन सा था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, फिर कौन सा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट था, फिर कौन सा था इसके अंदर, फिर कौन सा था, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, फिर कौन सा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, फिर टेररिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा है वो, टेररिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी जिसको हम प्रिवेंशन एक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की जो हम लोग बोल रहे हैं। तो दिस ऑल इज लाइक यू नो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, तो इससे पहले भी तो लॉस थे ना, लेकिन इन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी को इन्होंने इस तरीके से क्लियर किया कि इंडिविजुअल एसोसिएशन जो भी इंडिविजुअल है जहां पर वर्ड्स है आइदर बोले हुए, आइदर लिखे हुए, आइदर साइन किए हुए या विजिबल है या रिप्रेजेंटेशन हो रही है इन सब शब्दों की, दैट कम्स अंडर द क्लचेस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, which is intended to or support any claim to bring about any ground whatsoever the cessation of the part of the territory of India or the cessation of a part of the territory of India from the union
or which incites any individual or group of individuals to bring about the cessation or cessations. ठीक है, जो ये ग्रुप की बात की जा रही है यहां पर इन्होंने कहा कि जो इस ग्रुप को सपोर्ट करता है या क्लेम करता है कि हमारा देश है और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो हम अब मतलब ये इससे तो हम ये कहेंगे ना कि भड़काऊ भाषण जो होते थे इन लोगों के ऊपर भी रोक लगा दी गई है ना। यॉल के नॉट मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने क्या ब्रैकेट्स लगा दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया को लेकर इतना जोर से बोला गया कि इंडिविजुअल होने दीजिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होने दीजिए जो ये काम करेंगे, दैट विल कम अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज which disclaims the question or disrupts or intended to disrupt the sovereignty of territorial integrity of India, जहां पर ये sovereignty integrity इन सब चीजों को हमारे क्वेश्चन में लेके आते हैं, जिनका इंटेंशन क्या है उनको ये करने के लिए, तो वो भी आ जाते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर। अब इन्होंने खुलेआम कह दिया है, very open and very briefly they are talking about which causes or intended to cause disaffection against India, यानी कि आप इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसी इंटेंशन रखते हैं जिसमें आप कुछ ऐसी डिसअफेक्शन लेके आते हैं लोगों के सामने, तो यू ऑल्सो कम अंडर द एक्टिविटी ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटी? इन शॉर्ट भी मैंने आपको बताया, ये टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। क्लियर हुआ व्हाट इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी और नो? भैया बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? कोई कह ही नहीं रहा है क्लियर है या नहीं है। राजेश चुप बैठा है आज, क्या बात है भाई? म्यूट हो गया था उसलिए। क्लियर है ना मैडम? हाँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समस्या होंगी तो जरूर पूछेगा ना मैडम। हाँ हाँ, नहीं मुझे लगा, मैंने पूछा ना कि क्लियर है तो मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म कीजिए कि यस इट इज क्लियर, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए इजी हो जाए। हाँ यस मैडम, क्लियर है मैडम। ठीक है, अनलॉफुल एसोसिएशन, अनलॉफुल एसोसिएशन को भी इन्होंने एसोसिएशन के नाम पर यहाँ पर बता दिया है कि विच हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। अब हमने अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर ये देख लिया, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि पहले टाडा हुआ करती थी, जो पंजाब टेरर एक्टिविटीज को लेकर जो ये एसोसिएशन बनाई गई थी, अगर आप लोगों को पता होगा तो 100% समझ में आ जाएगा। और पोटा को लेकर जो हाईजैक्स हुए थे, आप लोगों को पता होगा कि जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक्स हुए थे, जिसमें कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, उस समय उन्होंने बहुत इमीडिएटली ये एक्शन लिया था और वोटा को इम्प्लीमेंट कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट के ऊपर खतरा है। अब तो आपको पता है ना कि 2023 के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो नहीं बन चुकी है, पता होगा आप लोगों को इस बारे में भी। जी जी, हाँ, यस मैम। कितने स्क्वायर फीट बने हैं उसमें पता है? नहीं? हाँ, नहीं, नहीं, कितनी एरियाज ऑफ सिटिंग बनाई गई है, पहले कितनी हुआ करती थी, अब उन्होंने कितनी सिटिंग बनाई है, ये तो पता होना ही चाहिए। 550 से शायद 800 के ऊपर है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होने वाले हैं ना। हाँ, तो इट इज 888 का सीटिंग बनाया है उन्होंने। ऊपर यस यस, तो आपने देखा होगा कि जो सोसाइटी है उसको किसने बनाया, और गुजरात का ही एक मेंबर है जिन्होंने पार्लियामेंट का ये बनाया। तो ये तो पुरानी बात हो गई जो हम पार्लियामेंट की कर रहे हैं, जिसमें हम लोग, मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस कर रही हूँ पोटा। अब ये पोटा को रिपील करने के बाद ही तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यूएपीए, जो पोटा का 2.0 है ना, जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अनलॉफुल एसोसिएशन के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? जी। अनलॉफुल एसोसिएशन विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच एंकरेज और एड्स अ पर्सन टू अंडरटेक सच अनलॉफुल एक्टिविटी विच द मेंबर्स अंडरटेक सच एक्टिविटी, और which has an object of the activity punishable under 153A। यहाँ पर 1860 की बात की गई है आईपीसी की,
और encourages, क्योंकि हम ओल्ड पढ़ रहे हैं, मैं न्यू पे लेके आ रही हूँ आप लोगों को, provided that shall apply to the state of Jammu and Kashmir also, क्योंकि now Jammu and Kashmir is also our part. Now this section is also punishable. तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी कि BNS के साथ में जो sections लगाए जाएंगे तो कौन से sections लगाएंगे जाएंगे, तो that is very important to note down and understand. Okay, तो ये IPC का मिक्सचर जो यहाँ पर इन्होंने लेके आया है, अब इन्होंने BNS के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे क्या चेंजेस किए आपको बता रही। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। अब यहाँ पर मैंने अनलॉफुल एसोसिएशन के बारे में आपसे कहा, डिक्लेरेशन ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन फिर से लेके आती हूँ आपके पास, बिफोर विच आपको टेररिस्ट एक्ट को लेकर कुछ बताती हूँ, ठीक है, वो जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए ना। मैं कल आपसे क्या कह रही थी कि BNS को पढ़ना है तो आपको सेक्शन नंबर 15 ऑफ UAPA कंपल्सरी मालूमात होना चाहिए। ओके ना, whoever does any act with intention to threaten or likely to threaten unity, security, economic security or sovereignty of India with intent to strike terror or likely to strike terror in the people of any section of the people of India or in any foreign country। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, याद करिए। मैंने टेररिस्ट एक्ट का जो डेफिनेशन है ना, जिसमें मैं आप लोगों को बोल रही थी कि यू आर नॉट सपोज टू ओनली स्टडी दिस, इसमें पब्लिक फंक्शनरी आपको समझने का है। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था, देखो हाई क्वालिटी काउंटरफीट कॉइन्स क्या होते हैं, उसमें पनिशमेंट क्या है, हाँ ये सब हम लोगों को जानने की बहुत जरूरत है। फंड्स जो रेज होते हैं टेररिस्ट एक्ट के अंदर, उसकी पनिशमेंट क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट कैंप क्या है इसके अंदर, अगर आप किसी को हार्बरिंग देते हो तो उसकी पनिशमेंट क्या है। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो रीसेंट जजमेंट आई है 43E के ऊपर, जो मैंने आपको गुरविंदर सिंह की जजमेंट बताई थी उस दिन, क्या आप लोगों ने उस जजमेंट को पढ़ा है? क्या आप लोगों ने उस जजमेंट को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई? नहीं, वो आज PMLA देख रहा था मैं, क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे आप? PMLA देखने बैठ गए थे? अरे मैं हूं ना, आप PMLA को क्यों टेंशन ले रहे थे? अच्छा, PMLA में क्या पढ़ा आपने? नहीं, क्या वो अरेस्ट वो सब दिखाने का नहीं है, FIR में क्या रहता है वो हमें मालूम नहीं कराते, वो मैजिस्ट्रेट शील्ड कवर में चले जाता, वो बहुत बहुत कुछ, ये नॉर्मल कानून से बहुत कुछ अलग है वो तो 100% है ना, लेकिन अभी बहुत। इसमें क्या है, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ना ही नहीं है, देखो क्या करेंगे। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। अच्छा 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 अच्छा, हम एक मिनट में। अच्छा आप कॉल पे बात करें, ठीक है ना। टेररिस्ट एक्ट को लेकर इज सुदर्शन इन द क्लास? यस मैम। हाँ, जो मैं आपको कॉन्स्टी पर्पस से बता रही थी ना कि हमको ये पता होना चाहिए टेररिज्म एक्ट के अंदर, जो कि यूनिटी सिक्योरिटी जिसको लेकर ये बता रहे हैं हम लोगों को टेररिस्ट एक्ट, तो ये UAPA के अंदर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज की मैं जो आप लोगों के साथ में बात कर रही थी, तो ये प्रिवेंशन जो है हमारी एक्टिविटीज जो होती है, तो ये डील करती है ना, गवर्नमेंट के जो पावर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे जो पावर्स है, वो क्या करते हैं, डील करते हैं ना इन एक्टिविटीज के साथ में, जैसे इंटीग्रिटी हो गई, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया हो गई। तो ये कौन लेके आया ना ये सब टेररिज्म एक्ट के जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया था ना कि जो लॉज है उसके अगेंस्ट उनको कॉल्स लेने थे ना, क्योंकि जो सिसेशन आ रहा था, जो मिड 1960s के टाइम पर जो इनका सिसेशन पीरियड चल रहा था, जो बहुत सब विद्रोह करने लगे थे, ये सब चीजें होने लगी थी, तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे अर्जेंसी के अंदर हम लोगों को ये जो एक्ट है वो पास करनी पड़ेगी, जो 1967 के अंदर ये हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन 1966 के अंदर ही ये टेररिस्ट एक्ट को लेकर जो प्रेसिडेंट है हमारे, जो पहले हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे 1966 के, ड्यूरिंग दैट 1966, उन्होंने ये ऑलरेडी लाने की बात कही थी, बट देयर वाज अ वन थिंग कि वो उनको लेके आया नहीं दिया गया था, बिकॉज देयर वाज
both the houses of the parliament were not ready to understand this concept. तो ये टेररिस्ट एक्ट के अंदर जो हम 1967 की बात कर रहे हैं, तो जिसमें इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे। एक अमेंडमेंट 2004 में आया था, एक 2008 में आया था, एक 2012 में आया था, एक 2019 में आया था। ठीक है, तो ये यूएपीए को इस तरीके से ये लोग अमेंड करते गए हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट। यू ऑल नीड टू नो कि ये जो 2004 का अमेंडमेंट था वो क्या था। आपको पता है पोटा को रिपील कर दिया गया है। फिर 2008 में क्या हुआ, मुंबई अटैक्स होने लगे, है ना। इस मुंबई अटैक्स को फर्दर इन्होंने क्या किया कि इसको तो मजबूत करना ही पड़ेगा, वरना तो हम और भी मुसीबत में आ सकते हैं। फिर इन्होंने 2012 में क्या किया कि ऐसे रिक्वायरमेंट्स रखे, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मैंने कल आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा था, है ना। इन्होंने क्या किया कि उस समय जो फाइनेंशियल टास्क होते थे, तो ऑर्गेनाइजेशन की इन लोगों की एक्सटेंशन पनिशमेंट जो होती थी वो 2 इयर्स होती थी। अब उसको उन्होंने इंक्रीज करके 5 इयर्स तक कर दी है। फिर इन्होंने 2019 में क्या लेके आए 2019 में यूएपीए को इन्होंने अमेंड कैसे किया कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी टेररिस्ट में आते हैं। ये है इनका 2019 का अमेंडमेंट विच यू ऑल आर सपोज टू नो। ठीक है, अब इस टेररिस्ट एक्ट के अंदर हम जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप आपके आंखों के सामने जो देख रहे हैं, बॉम्ब्स, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म्स, लिथल वेपन्स, पॉइजनस एंड एक्सोशियस गैसेस और केमिकल्स और बाय एनी सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर or hazardous nature by any other means or whatever nature to cause or likely to cause. Now this आफ्टर दैट इन्होंने फॉलोइंग भी ये बताया कि डेथ होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, लॉस होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, डिस्ट्रप्शन होना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी है और इन्होंने सिर्फ इंडिया को इंक्लूड नहीं करते हुए फॉरेन कंट्री को भी उठा के इसमें डाल दिया ना। जब हम सीआरपीसी पढ़ते थे तो जो रिमांड होती थी ना, आप लोगों को पता है कि रिमांड का मतलब होता है पीसी, है ना, पुलिस कस्टडी की जो बात करते हैं। उसके बाद एमसीआर होता है, मजिस्ट्रेट कस्टडी की बात करते हैं ना हम लोग। तो यूएपीए के अंदर जो ये चीजें इन लोग लेके आए अभी भी, और 2019 की बात भी बता दूं कि जो पहले रिमांड होती थी वो फिर 30 डेज की रिमांड होती थी। जो यूजुअल रिमांड हमारी 15 दिन की होती थी, आप लोगों को पता होगा कि पहले क्या होता था, 15 दिन में चलो भाई एमसीआर हो गया, जेल में जाओ, उसके बाद में क्या है, हमको छुट्टी तो मिलनी वाली है उधर से। फिर मैक्सिमम पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी जो इन्होंने कहा कि बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट, उसको एक्सटेंड किया। जो यूजुअल हमारे 90 डेज हुआ करते थे उसको लेकर इन्होंने कहा नाउ इट इज 180 डेज। ठीक है, ये आप लोगों को टेररिस्ट एक्ट से पहले थोड़ी जानकारी देना बहुत जरूरी है मुझे। उसके बाद में ये एब्सोल्यूट पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है डिक्लेयर करने के लिए कि वो अनलॉफुल है या लॉफुल है बाय वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट। समझ के लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एब्सोल्यूट पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर कोई भी उनको कुछ चीज डिक्लेयर करनी है अनलॉफुल, तो बाय ऑफिशियल गैजेट वो नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा एंड दैट विल बी एज पर द लॉ। ओके, वही लॉ को आपको समझने का है। हाँ हाँ कलंदर साहब, ये पॉइंट है हाँ वो तो है ना। मैं एक ये 180 डेज जेल है ना, हाँ ये ज्यादा कम जिंदगी जेल में चली जाती है। उसके हाँ बाद से एक शेर था, बदल दिया था, थोड़ा बोल दे तो याद आया वो। हाँ बोलिए बोलिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, हाँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जेल में ये जिंदगी की शाम हो जाए। सही बात है, लेकिन अब इस लॉ को हम कुछ नहीं कर सकते। सही है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 180 डेज पर तो आपका जो शेर है ना, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन अब जो है उसे आपको, इस पे इन्होंने जो ये बोल दिया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी अगर उसे अनलॉफुल करना है और ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बताएगी, तो ये थोड़ा सा क्या था ना, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे। ये चीज है ना बहुत प्रॉब्लम लेके आएगी। ठीक है, और यूएपीए की हाईएस्ट पनिशमेंट डेथ पेनाल्टी और रिगरस लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट आगे देखेंगे। मैं आप लोगों को ईच पनिशमेंट बता दूंगी कि क्या है भाई।
इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स को भी इन्होंने चार्ज करने के लिए लगाए हैं यूएपीए के अंदर। अब ये जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना 43D का 5, इस पे आने से पहले टेररिस्ट एक्ट आप लोगों को समझ में आया क्या क्या है? समझ में आया क्या टेररिस्ट एक्ट के अंदर क्या क्या है? Yes, ma'am. चलो मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ अप करती हूँ। देखो इसके अंदर डैमेज टू अ मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन, स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटी काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी कॉइन और अ मटेरियल। अब इन्होंने ना इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी और यहाँ पर जो सब ये बताया जा रहा है ना काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी कॉइन, इसको लेकर इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत ब्रीफली इसको बताया है कि दिस कम्स फॉल्स विद इन द क्राइटेरिया ऑफ करेंसी कॉइन। ओके, आगे बता रही हूँ। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी, अगर कोई डैमेज होती है प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रक्शन होती है, कुछ खराब होता है किसी भी प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है या फॉरेन कंट्री में है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज का डिफेंस of India or in connection with any other purposes of the government of India, any state government or any of their agencies। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है फॉर दिस पर्पस, जो कि कनेक्ट करता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को लेकर या एनी ऑफ द एजेंसीज, देन दिस फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ टेररिस्ट एक्ट। Okay. Overall, by the means of criminal force or show the criminal force or attempts to do so, cause death of any public functionary. Don't worry, yeah? I'll tell you what is a public functionary. Or attempt to cause death or public functionary. इन्होंने कहा कि भाई जो criminal force दिखाया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है, सामने वाले की मौत हो जाती है, जिसमें पब्लिक फंक्शनरी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की भी बात की गई है, तो वो सब फॉल करता है टेररिस्ट एक्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखें ओवरडोज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, फिर दूसरा देखते हैं हम डिटेन, किडनैप्स, अबडक्ट्स एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है, किडनैप किया जाता है, अबडक्ट किया जाता है या थ्रेटन किया जाता है, उसको मारा जाता है, इंजरी पहुंचाई जाती है, या ऐसा एक्ट किया जाता है जो कॉम्पील करे इंडिया गवर्नमेंट को, मजबूर कर दे या स्टेट गवर्नमेंट को या फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट को, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो एब्सटेन कर रहा है, जो उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो आता है टेररिस्ट एक्ट के अंदर। आपने तो बहुत सारे डेली सोप्स देखे होंगे कि कैसे इंडिया, कैसे बोला जाता है कि जा इसको ये लेके आ, इस मंत्री को लेके आ, नहीं तो इसको जान से मार देंगे, है ना। दिस इज अ वेरी पिक्चरमैटिक सीन जो यहाँ पे इन्होंने बताया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। This explanation is public functionary. Now, what do you mean by public functionary? क्या होता है ये public functionary? What is this public functionary? क्या है ये public functionary? मैं आपको बताऊं कि पब्लिक फंक्शनरी मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का मतलब क्या है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की बात की जा रही है? हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स, हाँ, या फिर कमिश्नर, ऐसे कोई भी पर्सन जिनकी कोई ऑफिशियल ऑफिसर्स है, या गवर्नर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई लोग हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक फंक्शनरी। ओके, ओके। Now, high quality counterfeit Indian currency, as may be declared after the examination by an authorized or notified a forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security feature as specified in the third schedule। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो इंडियन करेंसी जो यूज की गई है, डिक्लेयर की गई है, देखो पहले क्या होता था ना, उसको फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा जाता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई वो फॉरेंसिक में जाएगी, उसका वो पूरा जांच होगा, उसके बाद में अब इनको क्या करना है पता है, इन सब चीजों के अंदर इनको वीडियो बनाने के हैं। जो हाई क्वालिटी काउंटरफाइट कुछ ऐसी चीज मिलती है, तो ऑफिसर्स जो होंगे उस चीज का वीडियो बनाएंगे, एंड दैट वीडियो इज टू बी रिकॉर्डेड। After the recording, that will be used in an evidence, and that is also said in the third schedule. Okay, Sudarshan, is that okay with you? Sudarshan is there in the class? No?
चलो, आई थिंक ही इज देयर। ये चलो, terrorist act includes an act which constitutes an offense with the scope of defined in any treaties specified in second schedule। अब इन्होंने क्या किया है, टेररिस्ट एक्ट को जो भी ऑफेंसेस है उसको उन्होंने डिफाइन किया है, और उसकी जो ट्रीटीज है यानी कि उसके जो स्टेट्स है उसको स्पेसिफाई किया है उन्होंने सेकेंड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, हमने सेकेंड शेड्यूल के अंदर टेररिस्ट एक्ट को देखना है, थर्ड शेड्यूल के अंदर हम लोगों को काउंटरफीट के बारे में देखना है। फर्स्ट शेड्यूल भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, आई विल कम टू द फोर्थ शेड्यूल आल्सो देन। नाउ इनका पनिशमेंट जो है टेररिस्ट एक्ट का, if such act has resulted in the death of any person, be punishable with death, imprisonment for life, and shall also be liable to fine। और ऐसे अदर केसेस के अंदर इनकी पनिशमेंट जो है, for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि टेररिस्ट एक्ट के अंदर आपको लिया जाता है तो आपकी पनिशमेंट जो लाइफ तो है ही है, और अगर जहां पर डेथ है तो आपकी पनिशमेंट भी डेथ है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाती है अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए। जहां पर केस डायरी को देखा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द केस डायरी विच इज मेंटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। ओके, उस समय जब एफआईआर होगी उनको वो मेंटेन करना है, उन सब चीजों को वेरीफाई किया जाएगा, उनके पास क्या रिकॉर्डिंग है, उनके पास क्या वीडियोस है, उनके पास क्या स्टेटमेंट्स है, देन ओवर द रूल ये सब पनिशमेंट को कंफर्म किया जाएगा। ओके, एम आई क्लियर? मैम आई हैव अ क्वेश्चन हियर। यस मैम ये जो पुलिस डायरीज लिखते हैं मैम, ये पहले ही वीकन कर देते हैं या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? तो वो तो हमारे क्रॉस का पॉइंट है ना कि इफ दे वीकेंड वी हैव अ वेरी गुड। हेलो मैम। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाँ मैम, तो आ रही है मैम, आ रही है। हाँ बोलिए ना, हेलो। हाँ यस बोलिए ना मैम। मैम। मैम ये मतलब ये पुलिस पे डिपेंडेंट है, तो हाउ डू वी काउंटर एक्ट व्हाट दीज पीपल हैव either gone overconfident or have missed out something तो फॉर दैट ना वी शुड other रीड than अरुण। क्रॉस में तो हम लेते ही है। वो तो हम लेते हैं, पर अरुंधति रॉय का केस देखो ना, जहाँ पे वो वर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए ना, अगर इनको ये एक्ट लगाने की है उसके अंदर, तो वो सब चीज उनकी केस जारी के अंदर होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो हमारे पास ऑप्शन है ही ना। और आपको मैं बता दूं कि जजेस आर वेरी क्वाइट स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है या ऐसा कुछ किया, तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू टेक अ कॉल ऑन दिस नाउ। आपको मैं क्लियर कर बता दूंगी, नाउ दीज केसेस आर गोइंग टू जंप अप टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या होता था, दिस वाज द हाई कोर्ट वाज द मीडियम ऑफ द सोर्स की, चलो वहीं पे खत्म हो जाता था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो गिव एन आई टू इट कि भाभा इसने जो किया है, ये जो इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, दैट इज कमिंग अंडर दिस क्राइटेरिया और नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे देखो, आपको पता है कि जो सेक्शंस है ना, जहां पर कोई ऐसा वो भी तो देखेंगे ना कि उन्होंने किसी ग्रुप, कुछ रिलीजन को, कुछ रेस को, किस बर्थ को, कुछ रेसिडेंस को, कुछ लैंग्वेज को ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है, हार्मनी को डिस्टर्ब किया है कि नहीं किया है, वो सब तो देखा जाएगा ना। और हमारी नेशनल इंटीग्रेशन जो है हमारी कंट्री की, जहां पर पब्लिक मिस्chief वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी तो देखेंगे ना कि उस केस डायरी के अंदर वो सब मेंटेन्ड है या नहीं है। हाँ वो ठीक है कि आप जो बोल रहे हैं कि वो तो हम क्रॉस में लेंगे, तब तक तो वो मिसशिफ कर लेंगे। एफआईआर फाइल करने के बाद में, एफआईआर फाइल करने के बाद में जो केस डायरी होगी, कंपलसरी द जज इज सपोज टू सी दैट डायरी फर्स्ट। नाउ दिस इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, यस मैम। आप लोगों में से किसी ने रीड किया है अरुंधति रॉय का केस? मालूम है, बस उतना ही है। बस मालूम होते हुए क्या करेंगे हम लोग? अरुंधति राय। अच्छा, मुझे बताओ कि उसके ऊपर कौन से सेक्शंस पहले लगाए गए थे, चलो बताओ। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है ना, तो 100% आपको पता रहेगा कि कौन से सेक्शंस लगाए गए थे। ना ऊपर ऊपर मालूम है, वो उन्हें जो लिखी ना उसके वास्ते, कश्मीर के बारे में उनके वो उसके वास्ते उनको डाले अंदर। चलो मैं ही आपको बता देती हूँ, 196 सीआरपीसी लगाया गया था।
96 है। अच्छा 196 क्या है सीआरपीसी? किसी को याद है? कि आप लोग बीएनएस बोलते होंगे कि हमको तो नहीं पता है कि अभी 196 क्या है। हाँ, व्हाट इज 196 सीआरपीसी? व्हाट इज 196 सीआरपीसी? जब कोई पब्लिक सर्वेंट, जब कोई जज, क्या क्या पढ़ा है हमने? प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट, बढ़ के बोलता है। prosecution for offenses against state and a criminal conspiracy to commit such offense, ये लगाया गया था अरुंधति रॉय के ऊपर। दूसरा क्या था? व्हाट वाज नेक्स्ट सेक्शन? अभी मैंने आप लोगों को बताया, पता है क्या? अगर ध्यान होएगा तो पता 100% चलेगा। हाँ, कौन सा सेक्शन और लगाया गया था? 193 तो चलो मैंने बता दिया। दूसरा कौन सा सेक्शन लगाया गया था? चलो मैं ही बता देती हूँ यार, आप लोगों को क्यों नहीं पता है, पता नहीं। 153A, 153B, 504, 506। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? ये तो बाद में लगाया ना 153A। व्हाट इज 153A? जब कोई पर्सन क्या करता है, इंडल्ज होता है, ऐसा कोई अटैक करता है जो हमारे रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, अभी बताया, पर्टिकुलर ग्रुप, क्लास, अपॉन द फाउंडर ऑफ प्रोविड या रिलीजन, तो वो 153 के अंदर आता है ना? क्योंकि ये एक्ट प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? एनिमिटी, है ना, हेट्रेड। यस। और ये किसी की फीलिंग्स को इनसिक्योर करने की कोशिश करता है, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द क्लचेस ऑफ, है ना, 153A। दूसरा सेक्शन क्या लगाया गया था, मैंने आपको क्या बताया? 153B, जिसमें आईपीसी में क्या कहा था? कोई भी पर्सन ऐसा कोई स्टेटमेंट पब्लिश करता है या प्रमोट करता है जिसमें हेट्रेड हो, तो उसकी पनिशमेंट क्या थी? 3 years ऑफ फाइन, और उसके बाद 5 years कर दी गई थी। ये पता है ना? पूरे राजगृह में ही है ये पूरे। हाँ, वही है, वही का घूम फिर के उधर ही आ रहे हैं हम लोग। 147 से लेकर 156 तक है, वो वही है हाँ, इधर। हाँ वही है। तो यही था जो केस मैं आप लोगों को बता रही थी कि अरुंधति रॉय का केस पढ़ी है, जिसमें गिलानी जो है वो तो अभी मर चुके हैं, खैर मैं आपको बता दूं। तो जी। उसके बाद में जो ये केसेस बनने के थे, तो उनकी जो सीडी थी, उनकी जो डीवीडी थी, उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। और उसके बाद में लॉजिकली उन्होंने कहा था कि ये फिजिकली जैसे वो चीजें थी वो अनडैमेज थी, तो उन चीजों को लेकर इन्होंने कहा कि नाउ दिस इज टू बी एडमिटेड इन द एविडेंस। तो प्लीज मैडम पढ़िए। एक सवाल है। हाँ, बहुत बहुत वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस उनके खिलाफ केस छोड़ने के लिए दबाव रेडी डाल रहे हैं, बैठिए। क्या होगा? हाँ, रेडी बैठिए। क्या सर होगा? इसलिए तो इसीलिए तो इन्होंने क्या कहा है पता है क्या? ये जो लॉ है यूएपीए, इन्होंने ड्रैकोनियन प्रोविजंस बताए इन्होंने कि ये जो है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बातें की गई है, सब्जेक्ट उसको जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ये इसको इन्होंने कहा कि हमको समझो नहीं क्या, बैठ के सपना देखते हैं, एक थॉट में चले जाते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, तो ये वो थॉट ऑफ कहते हैं क्राइम कि भी इन्होंने कहा है इनको। सत्य बोलने की सजा है ये। हाँ, ये सच बोलने की सजा है। यहाँ हाँ, पर वो तो बात की बात है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसे सीजर मिलता है या कुछ मिलता है तो अलग बात है, पर इन्होंने अलग इनको इतना मैंडेटरी कर दिया कि लोगों को दिमाग से ही ये हो गया है कि बाप रे, हम लोग अभी किधर जाएंगे ना। मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, तो कहाँ पे पहुंचेगा इंसान? नहीं, मुंह खोलेंगे तो जो अंदर चले जाएंगे। हाँ, बस मुंह खोलोगे तो अंदर चले जाओगे। अभी ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, आपने देखा रहता था कि कंप्लेन जो होती थी पुलिस स्टेशन में लेते थे, कॉप्स को देखना पड़ता कि भाई सीन क्या है क्या नहीं है। तो अभी क्या है, अभी क्या है, इन्होंने क्या क्या ये किया। पुलिस क्या करेगी आपको मैं बता दूं कि अब ऐसा कुछ भी होता है, आप नॉर्मल इसमें भी एफआईआर करोगे ना, तो वीडियो स्टेटमेंट होगा, विक्टिम और कंप्लेनेंट का जो होगा, एक सॉफ्टवेयर दिया गया है पुलिस वालों को। जो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको वीडियो स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट को लेकर वो लोग कोर्ट में उसको लेके जाएंगे कि वॉट एवर द स्टेटमेंट विल बी, दैट विल बी रेड इन एविडेंस। पहली बात। दूसरी बात जो है वो उसके बाद में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्राइम सीन पे जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड्स करेंगे, और जो रेलेवेंट आइटम्स है जो इस स्टेटमेंट के दौरान इनको मिलेंगे, तो उनको एक न्यू ई प्रमाणन ऐप करके है,
उस प्रमाण ऐप के ऊपर इनको ये सारा चीज लेके आने का है। ठीक है, तो जो मैं आपको बोल रही थी ना कि अमित शाह जी ने एक फर्स्ट जो एफआईआर हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी, जो छोटा बच्चा है कुछ उसकी उम्र 18 क्या 19 साल है, जो कि एक स्ट्रीट वेंडर था। उसके बाद में उसके ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर हुई, तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में पुलिस को क्या ये गरीबी मिलते हैं क्या पकड़ने के लिए? ऐसे सब भाषण स्टार्ट हो गए कि बाबा ये लॉ तो निकाला गया है, ये तो डेंजरस हो गया। आपको पता है कि एक कौन सा तो प्रेसिडेंट है, कौन से स्टेट का है, जिन्होंने ये बोल दिया कि बाप रे ये लॉज लेके आने से पहले हम लोगों को एक बार कंफर्म तो करना चाहिए था ना। हम लोगों को तो मतलब एक तो हमारी लैंग्वेज जो है, जैसे हिंदी लैंग्वेज को लेकर इतना कंफ्यूजन होता है, वहां पर उनकी लैंग्वेज वो है ही नहीं, तो वो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक इट वाज अ तमिलनाडु का ही शायद तो चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने ये कहा कि भाई हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करने का है, हम तो इस लॉस को बॉयकॉट करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी ने ये कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऑब्जेक्शन मत लो, आपके लैंग्वेज में ही आपके कोर्ट में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना है, हमने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है। हमारा जो कवर है वो सिर्फ हिंदी का कवर है, बाकी जो पनिशमेंट्स है, बाकी जो सेक्शंस है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश एंड यू आर फुल राइट टू टेक इट इन योर लैंग्वेज। जो जो जहां जहां, जैसे हम महाराष्ट्र में है तो मराठी में ले लो, फिर दिल्ली में है तो हिंदी में ले लो, देर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट। Even they आया told समझ that में? you can't pronounce the headline names of the laws. सॉरी, आई डेंट हियर यू। नहीं, वो नेम्स भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सन, वही भी पहले नहीं आता कर बोले हो। हाँ, वही तमिलनाडु चीज है ना, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने यही बोल के बोला कि तमिलनाडु हम लोग तो अपने यहाँ पे, हम लोग तमिलियंस हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को हिंदी भाषा तो जमती नहीं, हम लोग ये कैसे करते बैठेंगे।